हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। पिछला जो वन लाइनर का चैप्टर था, हमारा जो सीरीज का अगला चैप्टर था, वो था हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसको अच्छे से आप लोगों ने प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिस्ट्स एंड इन्वेंशंस। क्या याद याद रखेंगे? जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन, वैज्ञानिक और उसके आविष्कार। तो ये प्रश्न जो है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमारे किसी भी तरह की जो परीक्षा होती है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई प्रश्न आ ही जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो आज का सेशन होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इस सेशन में आपको जो भी चीजें समझ में आएंगी कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा आज का सेशन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा गैलीलियो से रिलेटेड। कहता है थर्मोस्कोप थर्मोस्कोप थर्मामीटर एक प्रारंभिक रूप का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा, थर्मामीटर का जो प्रारंभिक रूप था, जो इनिशियल फेज था, इनिशियल स्टार्ट था, वो उसको कहते थे थर्मोस्कोप। वो थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है वो किन्होंने किया? तो याद रखेंगे गैलीलियो साहब ने किया है। तो गैलीलियो साहब ने थर्मामीटर का जो इनिशियल स्टेज था उसको थर्मोस्कोप जिसको कहते थे उसका आविष्कार किया, इन्वेंट किया। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो कहता है टेलीस्कोप का आविष्कार किन्होंने किया? तो टेलीस्कोप का सर्वप्रथम आविष्कार जो है उन्होंने गैलीलियो साहब ने किया था। इस पॉइंट के बाद हमारा जो पॉइंट आता है, कहता है अमॉन्ग द गैलीलियो आइस क्यूब डिस्कवरी एंड चैलेंजर्स। अमॉन्ग द आइस क्यूब गैलीलियो डिस्कवरी एंड चैलेंजर्स, द बिगेस्ट टेलीस्कोप इज। देखिएगा, गैलीलियो, आइस क्यूब, डिस्कवरी एंड चैलेंजर्स, ये जो चार हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है? तो याद रखेंगे आइस क्यूब जो है आपका वो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का हिंदी होता है दूरबीन। याद रखेंगे, टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन। दूर की चीजों को साफ साफ देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट में बात करेंगे, कहता है गैलीलियो, आइस क्यूब, डिस्कवरी और चैलेंजर में से सबसे बड़ी दूरबीन आइस क्यूब है हमारी। आगे के पॉइंट में विलियम रॉन्टजेन ने आविष्कार किया। विलियम रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया? तो याद रखेंगे एक्सरे मशीन का आविष्कार जो है विलियम रॉन्टजेन ने किया है। तो विलियम रॉन्टजेन ने किसका आविष्कार किया है? तो एक्सरे मशीन, जिसका उपयोग आपके शरीर के अंदर अगर कोई भी हड्डी, कोई भी बोन्स टूटता है तो उसका पिक्चर लेने के लिए इस्तेमाल में आता है एक्सरे मशीन। तो उसका आविष्कार विलियम रॉन्टजेन ने किया है। अगले पॉइंट में बात करें, सोल्स ने क्या इन्वेंट किया? तो याद रखेंगे सोल्स साहब ने किसका आविष्कार किया? तो टाइपराइटर का आविष्कार किया है। सोल्स साहब ने किसका आविष्कार किया है? टाइपराइटर का आविष्कार किया है। आगे अगर हम बात करें मार्कोनी ने किस चीज का आविष्कार किया है? तो मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किया है। मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किया है। अगले पॉइंट में बात करें तो डेवी साहब ने क्या इन्वेंट किया है? डेवी ने आविष्कार किया है। तो जो सेफ्टी लैंप, उसका आविष्कार जो है डेवी साहब ने किया है। कहता है अमॉन्ग द मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम हेनरी ब्राग एंड इनरिचो फर्मी, द साइंटिस्ट हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज फिजिक्स विथ हिज सन। अपने बेटे के साथ इनमें से कौन से साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो अपने बेटे के साथ साझा किया, या बेटे के साथ जो है उसको बांटा? तो आप कहेंगे विलियम हेनरी ब्राग जो थे उन्होंने अपने जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो अपने बेटे के साथ साझा किया, क्योंकि इनका मानना था कि इनके प्रयोग में इनके पुत्र का हाथ है ना। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, जॉन गुटनबर्ग ने किसका आविष्कार किया? तो प्रिंटिंग प्रेस जो आज हम लोग देख रहे हैं, उस प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कारक है वो कौन है? जॉन गुटेनबर्ग साहब ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। आगे के पॉइंट में बात करेंगे तो माइकल फैराडे साहब ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामो का आविष्कार किया। क्या किया? डायनामो का आविष्कार किया। अगर आज डायनामो नहीं होता तो हमारे पास बिजली भी नहीं पहुंच पाता।
तो डायनमो का आविष्कार किन्होंने किया है? तो माइकल फैराडे साहब ने किया है। आगे अगर हम पॉइंट पे बात करें, स्टीम इंजन का आविष्कार, स्टीम इंजन का आविष्कार किन्होंने किया है? तो जेम्स वॉट साहब ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। जेम्स वॉट साहब ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया है। माइकल फैराडे साहब ने किसका आविष्कार किया? तो डायनमो का आविष्कार किया है। आगे बात करें टेलीफोन, जिस टेलीफोन पे आज हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, जिस मोबाइल पर आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, जिस टेलीफोन से हम कहीं भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, जो टेलीफोन को आज किसी से अलग नहीं किया जा सकता है, उसका आविष्कार किन्होंने किया है? तो याद रखेंगे, ग्राहम बेल साहब ने आविष्कार किया। ग्राहम बेल साहब ने टेलीफोन का आविष्कार किया है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किन्होंने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने किया है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार। इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन साहब ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। डीजल इंजन की बात करें, अगर हम डीजल इंजन की बात करें, डीजल इंजन किसने बनाया है? तो याद रखेंगे, रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने डीजल इंजन को डेवलप किया है, डीजल इंजन का आविष्कार किया है। आगे अगर हम बात करें गैस इंजन, गैस इंजन का आविष्कार, याद होगा पहले हम लोग गाड़ी में अभी गैस डीजल इंजन का प्रयोग होता है, पेट्रोल इंजन का प्रयोग होता है, साथ ही साथ अब गैस इंजन जो हमारा कि बायोगैस होता है, उस बायोगैस का इंजन का यूज होता है गाड़ी को चलाने में। तो कहता है गैस इंजन वाज इन्वेंटेड बाय, तो गैस इंजन जो है किन्होंने इन्वेंट किया? तो याद रखेंगे डैमलर साहब ने क्या किया है? गैस इंजन का आविष्कार किया है। अगर हम बात करें फाउंटेन पेन का आविष्कार किन्होंने किया है? फाउंटेन पेन का आविष्कार किन्होंने किया है? याद रखेंगे, वाटरमैन साहब ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक का नाम क्या है? तो वाटरमैन साहब ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। अगर हम बात करें रडार का आविष्कार, रडार, द इन्वेंटर ऑफ रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का जो आविष्कार है वो किन्होंने किया है? तो रॉबर्ट वॉटसन साहब ने रडार का आविष्कार किया है। रडार का आविष्कार, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जिसका प्रयोग जो है हवा में वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसका ये मुख्यतः जो है प्रयोग कहां होता है? तो एयरपोर्ट्स वगैरह पर इसका प्रयोग होता है। तो रडार वाज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट वॉटसन ने किया है। आगे बात करें अल्फ्रेड नोबेल साहब ने क्या इन्वेंट किया है? याद रखिएगा, डायनामाइट का आविष्कार, जिसके फटने से कई लोग मर जाते हैं, उस डायनामाइट का जो आविष्कार है वो किन्होंने किया है? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया है। इन्हीं के नाम पर आज जो हम नोबेल पुरस्कार देते हैं वो इन्हीं के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल साहब के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आगे के पॉइंट पे हम बात करते हैं, आगे के आविष्कारक की बात करते हैं, तो वो कौन है? तो जेएल बेयर्ड है। जेएल बेयर्ड मतलब टेलीविजन, जो आप टेलीफोन के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो टेलीविजन का था। तो द टेलीविजन वाज डिस्कवर्ड बाय, टेलीविजन की जो खोज है वो किन्होंने की है? तो जेएल बेयर्ड साहब ने की है। जेएल बेयर्ड, जॉन लॉजी बेयर्ड साहब ने किया है। द लेजर वाज इन्वेंटेड, लेजर का इन्वेंशन, लेजर का आविष्कार जो है वो किन्होंने किया है? थियोडोर मेमन साहब ने किसका आविष्कार किया है? लेजर का आविष्कार किया है। लेजर का प्रयोग आज बहुत ही उपयोग में आता है, तो थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किसका आविष्कार किया है, किसकी खोज की है? तो बात करते हैं पेंसिलिन की आविष्कार किया है इन्होंने, पेंसिलिन को इन्होंने खोजा है। अगर हम पॉइंट पर बात करें तो मैडम क्यूरी की बात आती है, तो मैडम क्यूरी साहब ने किसको खोजा है, किन चीजों को मैडम क्यूरी साहब ने खोजा है? याद रखेंगे, रेडियम का जो डिस्कवरी है, रेडियम की जो खोज है वो मैडम क्यूरी के नाम जाता है। आगे अगर हम बात करें द प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज प्रतिपादित किया गया। जो ब्लैक होल का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया है? तो एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक हुए एस चंद्रशेखर साहब ने ब्लैक होल की सबसे पहले परिकल्पना बताई है, या फिर जो सिद्धांत है ब्लैक होल का प्रतिपादित किया। वो क्या प्रतिपादित किया था उन्होंने? तो याद रखिएगा, तो उन्होंने कहा था यदि किसी स्टार का मास जो है वो हमारे सन के मास से 1.44 टाइम्स अगर अधिक है तो वो ब्लैक होल जरूर बनेगा। वो क्या बनेगा? ब्लैक होल जरूर बनेगा। यही चीज जो है वो ब्लैक होल का सिद्धांत कहा गया, और इसी ब्लैक होल के सिद्धांत को किसके नाम दिया गया? एस चंद्रशेखर साहब के नाम दिया गया। तो और इसी कारण से एस चंद्रशेखर साहब को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करते हैं साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में इनको
नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो कहते हैं एस चंद्रशेखर साहब को किस फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अगर बात करें फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स खगोल फिजिक्स के, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे अगर हम बात करें, द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट द स्टार्स विथ मास लेस देन 1.44 समटाइम्स द मास ऑफ सन, समटाइम्स 1.44 times the mass of the sun ends up as a white dwarf when it dies। कहता है कि किन्होंने कहा यदि किसी स्टार का मास, किसी स्टार का जो मास है वो हमारे सन के मास से 1.44 टाइम्स जो है, कहता है मास लेस देन 1.44 टाइम्स, 1.44 टाइम्स जो है वो कम होगा, तो क्या बन जाएगा? व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। श्वेत वामन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत वामन बन जाएगा। और श्वेत वामन जो है वो मरा हुआ तारा हो जाता है। उसको किसने बताया था? एस चंद्रशेखर साहब ने बताया था। किन्होंने बताया था? एस चंद्रशेखर साहब ने बताया था। हिंदी पर भी आप साथ साथ फोकस करते चलेंगे क्योंकि हिंदी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने यह सिद्धांत किया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे मरने पर श्वेत बौने बन जाते हैं। किन्होंने बताया? एस चंद्रशेखर साहब ने बताया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं और बात करते हैं। क्या है हमारा अगला पॉइंट? कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किन्होंने खोजा है? किनकी खोज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो बताते हैं हेनरी हर्ट्ज साहब की। हेनरी हर्ट्ज साहब की जो डिस्कवरी है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। कहता है साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस फॉर, अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जो है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो वो अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए फेमस हैं। याद रखिएगा, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए फेमस हैं। अभी इसको कैंसिल रखिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं कि आइंस्टीन साहब किस चीज के लिए फेमस हैं? तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन साहब फेमस हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है कि आइंस्टीन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, किसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव के वजह से जब खोज है इनकी, उस खोज के वजह से जो है आइंस्टीन साहब को अवार्ड दिया गया या सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से। अगर हम बात करें इन आइंस्टीन के इक्वेशन में E इक्वल टू एमसी स्क्वायर सापेक्षता का जो सिद्धांत है, याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब ने ही दिया था और सापेक्षता का भी सिद्धांत आइंस्टीन साहब ने ही दिया था। तो आइंस्टीन साहब का जो E इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, जो सापेक्षता के सिद्धांत से निकलता है, वह C जो है वहां पर C क्या डिनोट करता है? तो याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट, C स्पीड ऑफ लाइट, मास और E एनर्जी को डिनोट करता है। आगे पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आइंस्टीन साहब जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? मतलब किस वाद्य यंत्र को बजाने में उनका बहुत बढ़िया क्या कहते हैं हाथ जमा हुआ था या बैठा हुआ था? सिंपल भाषा में अगर बात करें तो वायलिन जो है, वायलिन याद रखिएगा, वायलिन जो है आइंस्टीन साहब बजाने में बहुत निपुण थे। आगे पॉइंट पर बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंटेड बाय, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो किन्होंने सत्यापित किया या किन्होंने प्रेजेंट किया? तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के खेमे में ये जाता है। अगर आगे बात करते हैं, द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो चौथा आयाम है फिजिक्स में, चौथा आयाम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समय एक चौथा आयाम जो दिया है वो किन्होंने दिया है? किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फोर्थ डायमेंशन को, चौथे आयाम को फिजिक्स में? याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के साहब के खेमे में जाता है। अगला पॉइंट पर बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक है। डॉक्टर सीवी रमन, उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। किस ईयर में? तो याद रखेंगे 1930 में सीवी रमन साहब को जो है वो क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। 1930 में सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला।
क्षेत्र में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे अगर हम बात करें द नेशनल साइंस डे, द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, नेशनल साइंस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को दिखाया जाता है, तो 28 फरवरी को जो है वो द नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे अगर हम बात करें द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड फॉर, तो नेशनल डे जो है, नेशनल साइंस डे जो है वो क्यों मनाया जाता है, याद रखिएगा नेशनल साइंस डे जो है वो सीवी रमन साहब का जो रमन्स इफेक्ट है, रमन्स इफेक्ट, सीवी रमन साहब के जो रमन्स इफेक्ट जो जब उन्होंने दिया था, तो उसी के वजह से जो है 28 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है, द नेशनल साइंस डे। क्या कहता है, नेशनल साइंस डे इज द डे व्हेन सीवी रमन डिस्कवर्ड द रमन्स इफेक्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वह दिवस है जब सीवी रमन साहब ने रमन्स इफेक्ट को प्रतिपादित किया, रमन्स इफेक्ट को खोजा है। ठीक है, मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत आसान है और याद करने वाली चीजें हैं। आगे पॉइंट पर बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा एडजस्ट कर दूं। चलिए, कहता है द नेशनल साइंस डे is observed on 28 फरवरी every year, commemorated the Raman's effect day। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस कारण से, तो याद रखेंगे रमन प्रभाव दिवस के नाम से। रमन प्रभाव, सीवी रमन साहब के रमन्स इफेक्ट पर इस दिन को मनाया जाता है। अगले पॉइंट पर बात करेंगे, वर्ष 1988 में जिनकी जन्म शताब्दी मनाई गई, वर्ष 1988 में जिनकी जन्म शताब्दी दिवस मनाई गई, तो कहता है सीवी रमन साहब जिन्होंने क्या बताया अभी, किसका खोज किया, तो रमन्स इफेक्ट का खोज किया। इस वर्ष उनके द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव की हरिक जयंती भी मनाई जाती है। आगे पॉइंट पर बात करें, अ रिसेंट मूवी टाइटल्ड अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी इज बेस्ड ऑन बायोग्राफी ऑफ, एक मूवी जिसका टाइटल हुआ कि वह व्यक्ति जो अनंत को जानता है वह किसके बायोग्राफी पर बेस है। याद रखेंगे एस रामानुजन एक गणितज्ञ हुए जिन्होंने कि आपका रामानुजन नंबर दिया है ना। इस रामानुजन साहब जो है बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, उन्हीं की बायोग्राफी को कहा गया है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। उनके ऊपर एक मूवी बनाई जिसका टाइटल रखा गया है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आगे के पॉइंट में बात करें, जेबी नार्लिकर, एम कृष्णन, एस चंद्रशेखर, बीडी नाग चौधरी जैसे वैज्ञानिकों में से जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनमें से कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। याद रखिएगा आइंस्टीन साहब ने भी सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, लेकिन कौन से भारतीय वैज्ञानिक हुए, तो याद रखेंगे जेबी नार्लिकर साहब जो हैं उन्होंने भी सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू जेबी नार्लिकर विच इज कंसिडर्ड एज ए साइंस। कहता है जेबी नार्लिकर के अनुसार किसी विज्ञान नहीं मानता, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए साइंस। जेबी नार्लिकर के हिसाब से या अनुसार जो है किसको विज्ञान नहीं माना जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र को जो है वो विज्ञान नहीं मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जो है वो साइंस नहीं मानते। आगे के पॉइंट में बात करें, द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। एटॉमिक एनर्जी के जो फादर हैं, जो जनक हैं, एटॉमिक एनर्जी के जो जनक हैं उनको कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा होमी जहांगीर भाभा। अगले पॉइंट पर बात करें, होमी भाभा अवार्ड इज गिवन स्पेशली फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। होमी जहांगीर भाभा जी के नाम पर एक अवार्ड भी है, होमी भाभा अवार्ड। वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो किस क्षेत्र के लिए है, याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो उन्नत कार्य करते हैं उनको क्या दिया जाता है, तो होमी भाभा अवार्ड दिया जाता है, होमी भाभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलते हैं आगे के पॉइंट में और बात करते हैं। कहता है स्टीफन
स्टीफन हॉकिंस, ऐसा वैज्ञानिक जो व्हीलचेयर पर रहते हुए भी पूरे विश्व को ब्रह्मांड के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने समझा दिया। तो स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक जिन्होंने सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। याद रखिएगा क्या थे? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, मतलब वो कहीं जा नहीं सकते थे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। और क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजिस्ट। क्या थे? ब्रह्मांड विज्ञानी थे। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है जगदीश चंद्र बोस, हरगोविंद खुराना, सीवी रमन और होमी जे भाभा के बीच जिन्होंने जीव विज्ञान और भौतिक दोनों क्षेत्र में शोध किए, इनमें से कौन से वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या किया? फिजिक्स में तो किया ही, साथ में जीव विज्ञान में भी, दोनों ही में ही खोज किया था। याद रखिएगा जगदीश चंद्र बसु जो है उन्होंने दोनों ही क्षेत्र में खोज किए हैं। ठीक है, आगे के पॉइंट में बात करें, डॉक्टर राजा रमन्ना जो है वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है ना, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। एमएस स्वामीनाथन जो है एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड है। प्रोफेसर यू आर राव जो है वो स्पेस रिसर्च से संबंधित हैं। प्रोफेसर मेघनंद साहा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में इनका योगदान है। थर्मोडायनेमिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में इनका योगदान है। आगे अगर हम बात करें तापीय लोनीकरण मतलब थर्मल आयोनाइजेशन, तापीय लोनीकरण का सिद्धांत किसका उत्कृष्ट योगदान है? तापीय लोनीकरण का जो सिद्धांत है वो किनका उत्कृष्ट योगदान है? तो याद रखिएगा मेघनाद साहा का उत्कृष्ट योगदान है। अभी जस्ट मैंने बताया प्रोफेसर मेघनाद साहा का किसमें योगदान है? तो थर्मोडायनेमिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स में इनका अच्छा योगदान है। आगे बात करें एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना और कस्तूरी रंगन के जो भारत के परमाणु बम के विकास से जुड़े हैं। याद रखिएगा, तो इनमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, होमी भाभा हैं, राजा रमन्ना साहब हैं, कस्तूरी रंगन है। कहता है कि इनमें से कौन है जिन्होंने परमाणु बम के विकास में जुड़े रहे? कौन है जो परमाणु विकास के बम के विकास में जुड़े रहे? तो राजा रमन्ना साहब जो हैं वो परमाणु बम के विकास में जुड़े रहे। आगे के पॉइंट में बात करते हैं कि आगे का पॉइंट क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा, आखिरी बिंदु है ये हमारा। कहता है हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस या बसु ने वह नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इनमें से कौन जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बसु जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। यहीं पर समाप्त होता है हमारा वैज्ञानिक एवं उनकी खोजें। तो उम्मीद करता हूं जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपके परीक्षा में इसका एक अच्छा असर दिखेगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को मोस्टली अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आप जितने भी आपके दोस्त हैं, जो अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो हमारा लेक्चर भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ। ये आपका भी चैनल है, हमारा भी चैनल है। आप हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़ेंगे। इसी से आप और हम जो है एक बॉन्ड बना सकेंगे, एक जो एजुकेशन है इस फील्ड में कोशिश, क्योंकि इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, पहले से भी बहुत लोग हैं। आज हम नए या कह सकते हैं नए तो नहीं है लेकिन पुराने ही हैं, है ना। 2 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालते डालते, और अभी तक हमारा चैनल जो है उस लेयर में नहीं पहुंच पाया है, बहुत अभी डाउन में है हम लोग। तो फिर भी ठीक है, जितने ही लोग जुड़े हैं वही बेहतर करें, मुझे इसी चीज की उम्मीद है ना। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।